अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ तारिक अहमद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस का, स्टैटिस्टिक्स सिलेबस का जो एक चैप्टर है इंडेक्स नंबर। पूरा अगर हम पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर टेस्ट्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ये वर्ड दिया था कि अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ और अगर आपको सही ढंग से पढ़ना है तो आपको कहीं पर भी कोई रट्टा वटा मारने की ज़रूरत नहीं है। बस रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से रिलेट करके हर एक कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक से। हम पढ़ेंगे एक एक चीज़ का। हम यहाँ पे अगेन मैं कहता हूँ, वो लेमन लैंग्वेज में कहूँगा कि पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, प्रोवाइडेड कि आप यहाँ पे मेंटली प्रेजेंट होने चाहिए लेक्चर के टाइम। तो मैं आपको आपका आने वाला हर एक डाउट, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका ये स्ट्रांग वाला टॉपिक हो जाएगा आज के बाद। तो अगर मैं पढ़ाने की बात करूँ तो इतना मोर देन सफिशेंट है। फर्दर आप अदर बुक्स से पढ़ सकते हो। अदर बुक्स की बात करेंगे तो 3-4 बुक्स से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक कंपाइल बुक नहीं है इसके लिए जिसमें ये सारा सिलेबस आपको मिले। ठीक है, सो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में, आराम से इत्मीनान से सुकून के साथ समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि आपको इकोनॉमी के थोड़े से कंसेप्ट पता होने चाहिए, इकोनॉमिक्स की। ठीक है, उसके अलावा मैथ्स का बेसिक्स आता हो आपको। और मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोगों ने मसा मसा 33% लेके मैट्रिक पास किया है मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे। और उसके बाद न आपने कभी स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स देखा और न पढ़ा और न ऐसे इंसान से कभी बात करी जिसने ये सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। डन। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे नोटेशंस लिखी है। क्या लिखी है? नोटेशंस। आप बोलोगे सर ये तो हमने कहीं पे देखी है लेकिन समझ नहीं आएगी। मत आने तो समझ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आगे जब हम लेक्चर में बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी खुद ब खुद। अगेन मैं कहता हूँ, याद करने की कोशिश नहीं करना, याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, बस आपको समझते चलना है, या तो खुद ब खुद ही रह जाएगा। तो P स्टैंड्स फॉर प्राइस, इसको कहते हैं प्राइस। P0 जो दिख रहा है ना, इसको कहते हैं P0। क्या कहते हैं? P0 कहते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है बेस ईयर को। P1 करंट ईयर, P1 करंट ईयर। अगेन P01, P01 या P01। इस P01 का मैं आपको यहाँ पे मतलब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, समझेगा प्लीज। P01 इसका मतलब हो गया चेंज इन प्राइसेस। P स्टैंड्स फॉर चेंज इन प्राइसेस। इन किस में? वन स्टैंड्स फॉर करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू 0 यानी कि बेस ईयर। इतना क्लियर? आगे अब अगर आपको कहीं पे देखने को मिलता है P10, हम बोलेंगे उस वक्त हम क्या बोलेंगे? प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर विद रेस्पेक्ट टू करंट ईयर। क्लियर गाइस? नेक्स्ट दूसरा वाला क्वांटिटी। क्वांटिटी किसको कहते हैं? क्वांटिटी किसको कहते हैं? सपोज आपने गुड्स परचेज किए, आपने कोई कमोडिटी लाई, आपने सपोज दो या 4 जूते लाए। ठीक है, मैं कहूँगा कि इसकी क्वांटिटी क्या है? आपने जूते तो लाए पर क्वांटिटी क्या है? आप बोलोगे 4 क्वांटिटी है। अब अगर आपने 10 जूते लाए होंगे तो आप बोलोगे 10, क्वांटिटी इज 10। नेक्स्ट क्यों नॉट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्यू फॉर क्वांटिटी एंड नॉट फॉर बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर की क्वांटिटी। नेक्स्ट Q1 हो गया करंट ईयर की क्वांटिटी। Q01 क्वांटिटी, क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। क्लियर? नेक्स्ट अब आपको पता है वैल्यू। मैं कहूँगा आपने 10 पेन लाए, 10 पेन आपने एक शॉप से परचेज किए। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे बताओ, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, इसका टोटल सम कितना है, यानी कि इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 10 आपने पेन लाए, ठीक है, आप बोलोगे अच्छा इसकी प्राइस है
कितनी? 10 रुपये, 10 रुपये इसकी प्राइस है, तब जाके आप बोलोगे मुझे इसकी वैल्यू है 100 रुपीज। तो मतलब क्या है, समझाने का सिंपल सा मतलब है, प्राइस, ये हुआ प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है बराबर वैल्यू। किसके बराबर होता है? वैल्यू के बराबर होता है। अब वैल्यू इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स। यहाँ पे प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स होता है बराबर वैल्यू इंडेक्स के बराबर होता है। आई होप कि आधों को समझ आया होगा, आधों को समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, सबको समझ आ जाएगा, बने रहिए। डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर कहता है ये एक मेजर है, ठीक है। इंडेक्स नंबर सुनने में तो ऐसा लगता है शायद कोई नंबर है, शायद कोई नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 1000, शायद कोई नंबर है, बट ये नंबर नहीं है। इंडेक्स नंबर नंबर नहीं है। हाँ, इसमें नंबर होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये नंबर नहीं है, बल्कि ये एक मेजर है। ये एक मेजर है जिसको हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, यूज करते हैं। किस लिए करते हैं यूज? टू चेक, टू चेक एवरेज चेंज इन प्राइसेस, या हम दिखाते हैं कि प्राइसेस में कितनी चेंजेस आए, प्राइसेस में कितनी चेंजेस आए, या क्वांटिटी में कितनी चेंजेस आए, या वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कितनी चेंजेस आई विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल लोकेशन। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं। हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, हम कोई कमोडिटी लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम राइस का 1 kg लेते हैं। राइस का 1 kg लेते हैं, लिया हमने राइस। तो हम देखते हैं इसकी प्राइस 2015 में सपोज इसकी प्राइस थी 10 रुपये पर केजी। 10 रुपये पर केजी पॉसिबल तो नहीं है 10 रुपये में मिलता हो, बट मान लो, ठीक है, मानने में तो कुछ भी आप मान सकते हो, मानने में क्या जाता है। 10 रुपये उस वक्त थी, ठीक है। अब 2021 में ये बढ़ के हो गई 20 रुपये, यानी कि 100% इंक्रीज हो गया। प्राइस लगभग 100% इंक्रीज हुआ यहाँ पे। तो आप कहोगे ये जो रिलेटिव प्राइस है ना, ये बढ़ गई, ये जो एवरेज प्राइस है राइस की, ये बढ़ गई विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि ये है 2021 और ये है 2015, 6 सालों में इतनी प्राइस बढ़ गई। क्लियर? अच्छा, ये हो गया विद रेस्पेक्ट टू टाइम की बात। विद रेस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है? विद रेस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है? हम देखते हैं, अब कोई और प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लो जो बेस्ट रहेगी, ठीक है। उसकी कीमत हम देखते हैं दिल्ली में कुछ अलग सी होती है और हमारे J&K में कुछ अलग सी होती है। अब ये क्या है? ये एक जियोग्राफिकल लोकेशन है, ये एक जियोग्राफिकल लोकेशन है। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्राइस कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, ठीक है। तो इनको डिटरमाइन करने के लिए, इनका कंपैरिजन करने के लिए, इनको डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस मेजर का यूज करते हैं ना, उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई, इंडेक्स नंबर एक नंबर नहीं होता है, बल्कि ये क्या है? मेजर होता है। और ये ऐसा मेजर है जिसमें बहुत सारे मेथड्स है। वो मेथड्स क्या है आगे देख लेंगे, जल्दी क्या है, हाँ? लेकिन हाँ, जब 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 हम कोई मेजर, कोई तरीका, कोई मेथड यूज करते हैं टू फाइंड आउट क्या? इंडेक्स। जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकलता है ना, जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, जो हमें एनालिसिस के बाद, कैलकुलेशन के बाद, इंटरप्रिटेशन के बाद जो हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, उसको हम कहेंगे इंडेक्स। क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम बेटा इंडेक्स। इंडेक्स नंबर नहीं कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे। अब इंडेक्स तो खाली हम इंडेक्स नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे अगर वो प्राइसेस पे हमने निकाला, अगर वो हमने प्राइसेस का कंपैरिजन करके निकाला, ठीक है, चाहे विद रेस्पेक्ट टू टाइम और विद रेस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल लोकेशन, अगर हमने प्राइसेस के रेस्पेक्ट में निकाला तो हम उसको कहेंगे प्राइस इंडेक्स। क्या कहेगी बेटा? प्राइस इंडेक्स। अगर हमने क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में निकाला तो हम कहेंगे क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स, थोड़ी सी दिक्कत होती है इस पे लिखने से। तो अगर हमने अब वैल्यू पे निकाला, ठीक है, प्राइस एंड कमोडिटी को मर्ज करके, ठीक है, जुगाड़ उगाड़ करके अगर हमने वैल्यू निकाला, वैल्यूज में चेंज, वैल्यूज को कंपेयर किया, वहां पे जो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है उसको हम कहेंगे वैल्यू इंडेक्स।
वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स। अब कोई सर ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, हम तो मैथ्स में वीक है बहुत, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है बेटा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे हमने प्राइसेस चेक किए, उनको कंपैरिजन किया, तो हमने देखा एवरेज प्राइसेस हमारे बेस ईयर में, जो हमने कोई भी बेस ईयर लिया होगा उसको हमने कंसिडर किया होगा, हमने देखा उस वक्त प्राइसेस थे 100 रुपीज और आज प्राइसेस है 130 रुपीज उन्हीं उन्हीं कॉमोडिटीज की। तो हम देखेंगे प्राइसेस में कितनी चेंज आ गई, कितनी चेंज आ गई 30, 100 से हुआ 30, 100 से हुआ 130। ओके, 100 से हुआ 130। अगर हम इंक्रीमेंट की बात करेंगे, इंक्रीज कितना हुआ, हम कहेंगे 30। लेकिन जो हमें ये प्राइस इंडेक्स मिलता है, क्वांटिटी इंडेक्स मिलता है, वैल्यू इंडेक्स मिलता है, इसको हमें दिखाना पड़ता है परसेंटेज में, हमें किस में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, परसेंटेज में। बोलोगे सर आपने कभी ऐसा सुना है नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो आप एक एग्जांपल ले लो हमारे जीडीपी की, हमारे जीडीपी की। हम क्या बोलते हैं कि जीडीपी जीडीपी 23% अप्रॉक्स कंट्रैक्ट हुई, यानी कि नेगेटिव में चली गई थी। ठीक है, परसेंट बोलते हैं ना हम, 23 टन तो नहीं बोलते ना, 23 करोड़ तो नहीं बोलते, 23 kg तो नहीं बोलते ना, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम बोलते हैं। ठीक है, या हम कहेंगे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ है कितनी कितनी 2 to 5%, 2 to 5%, 2 से लेकर 5% के बीच में है। या अगर आप और थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो ऐसे लिखो 5% हमारी जीडीपी ग्रोथ है, 5% हमारी जीडीपी ग्रोथ है। यानी कि हमने कंपैरिजन किया किसी ईयर से, किसी साल से, किसी प्रीवियस ईयर से, किसी पास्ट साल से, किसी पास्ट टाइम के साथ हमने एक कंपैरिजन किया, किसका, प्रेजेंट टाइम का, प्रेजेंट प्राइसेस का, प्रेजेंट गुड्स का, प्रेजेंट सर्विसेज का, इन सारी चीजों का हमने एक कंपैरिजन किया। उसके बाद हमें चला हाँ ये तो हमें मिल गया प्राइस इंडेक्स, ये तो हमें मिला क्वांटिटी इंडेक्स, और ये तो हमें मिली जीडीपी, और हमारी जीडीपी ग्रोथ 5% से ऊपर जा रही है, डन ऊपर है। ठीक, अब ये रहे हमारे भाई साहब सुपाइगल। ठीक है, इनकी जो डिफिनीशन है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल डिफिनीशन है, यानी कि इसको ज्यादातर एक्सेप्ट किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज ये वही है जो हमने पढ़ा। ठीक है, तो आपको इंग्लिश आती होगी इतना में मुझे भरोसा है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। क्या है ये, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, ये हमें दिखाता है चेंजेस चेंजेस इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल की मीनिंग समझो। वेरिएबल वेरिएबल का मतलब हो गया जो कोई चीज चेंज होती हो, जो फिक्स नहीं हो, जो फिक्स नहीं हो। अब आप मुझे बोलो प्राइस चेंज होती रहती है, ठीक है, क्वांटिटी चेंज होती रहती है। अब अगर प्राइस चेंज हुई, क्वांटिटी चेंज होगी, तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। अब ये प्राइस, क्वांटिटी या वैल्यू, ठीक है, ये तीनों चीजें चेंज होते रहते। अब इन रिलेटेड वेरिएबल्स या हम इन रिलेटेड चेंजेस को जब हम स्टडी करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर से हम मेजर करते हैं, या हम कहेंगे इसका इंडेक्स निकालते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इंडेक्स नंबर, उसी को हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। यानी कि इंडेक्स नंबर क्या है, एक टूल है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, जिसकी वजह से हम फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, वेरियस इंडेक्स लाइक प्राइस इंडेक्स, कमोडिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स एंड सो ऑन। आई होप कि यहां तक क्लियर है। तो आगे हम देखेंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है, या इसके क्या यूजेस है, इंडेक्स नंबर के क्या क्या यूजेस है। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। यूजेस तो बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा यूज हमारे इकोनॉमी में होता है, हमारे इकोनॉमिक्स में होता है, इसके यूजेस बहुत सारे हैं, बट लेकिन हम यहाँ कुछ ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिनसे आपका ये मतलब पूरा का पूरा टॉपिक निपट जाएगा, आराम से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। आप लकी हो अगर एग्जाम में 1 या 2 नंबर इस चैप्टर से आए, या तो थ्योरी आएगी या मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप दोनों करोगे आराम से। तो आगे देखते हैं इकोनॉमिक पैरामीटर्स। इकोनॉमिक पैरामीटर में क्या रोल रहता है इंडेक्स नंबर का। ये क्या है,
इसको हम कहते हैं पल्स ऑफ इकोनॉमी, पल्स ऑफ इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाती है, हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, हमारा नेशन की जो इकोनॉमी है वो डूब रही है या उठ रही है। अब ये इन्फ्लेशन को भी दिखाता है, डिफ्लेशन को भी दिखाता है। अब ज्यादा इन्फ्लेशन भी बुरा और ज्यादा डिफ्लेशन भी हमारे इकोनॉमी के लिए खराब, बुरा। ठीक है, वो बुरा क्यों है आपको इकोनॉमिक्स में पता होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा आपको। तो अब ये इस इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को दिखाता है, कौन दिखाता है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हमें दिखाता है, इन्फ्लेशन को भी दिखाता है एंड डिफ्लेशनरी कंडीशन या टेंडेंसीज को भी दिखाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये क्या है, पल्स ऑफ इकोनॉमी। हो सकता है मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी होगी तो माफ कर देना। नेक्स्ट, मेजर्स ट्रेंड्स, ये मेजर करता है ट्रेंड्स को, ये मेजर करता है। अब हम कहेंगे भाई कौन से ट्रेंड्स को, ये क्या कह रहे हो आप, ट्रेंड्स को मेजर करता है, मेजरिंग। तो यहाँ पे आप ये छोटी सी लाइन देखोगे, मेजरिंग रिलेटिव चेंजेस ओवर सक्सेसिव पीरियड्स ऑफ टाइम। जो भी रिलेटिव चेंजेस आ रही है ना, जो भी रिलेटिव चेंजेस आ रही है, चाहे वो प्राइसेस में आ रहे हैं, या वो क्वांटिटी में आ रही है, या वो किसी और यानी कि वैल्यू वगैरह में आती है, वैल्यू इंडेक्स में आती है, जो भी रिलेटिव चेंजेस आती है। ठीक है, सपोज 2018 से 19 तक, फिर 19 से 20 तक, फिर 20 से 21 तक, जो भी ये चेंजेस आती रहती है, इनको ये मेजर करता है। तो मेजर करने के बाद हमें पता चलता है कि इसका ट्रेंड कैसा है, वेदर इट इज पॉजिटिव ट्रेंड और इट इज नेगेटिव ट्रेंड। से फॉर एग्जाम्पल पिछले साल बहुत शोर शराबा उठ गया था, देश डूब गया। ठीक है, फिर मोदी जी ने कहा कोविड-19 की वजह से डूब गया। खैर जैसे भी डूब गया तो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 23% कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी हमारी जीडीपी। ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे, ये एक नेगेटिव ट्रेंड है, हमारे इकोनॉमी का। ठीक है, हमारी इकोनॉमी किसकी ओर जा रही है, एक नेगेटिव ट्रेंड की ओर जा रही है। ठीक है, अब कोई साल ऐसा आएगा, ठीक है, कोई साल होपफुली ऐसा आएगा जिसमें इंडिया की इकोनॉमी क्या कर जाएगी, बहुत ग्रो कर जाएगी। तो हम उस वक्त जब हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्स नंबर्स के टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, तो हम उस वक्त कह सकते ये हमारी इकोनॉमी का एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते ये मेजर करता है ट्रेंड्स को भी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है खाली इकोनॉमी में होता है, बिजनेस में होता है, बाकी सेक्टर्स में भी ऐसे ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर कंपैरिजन। इतना तो पता ही है, कंपैरिजन के लिए यूजफुल होता है। से फॉर एग्जांपल हम 2 ईयर उठाएंगे, एक पहले वाले साल का हमें डाटा पता है, सपोज 2011 2012, उसका डाटा हमें पता है, जीडीपी ग्रो कर रही थी, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे याद नहीं है, मैं कहूँगा 10% से ग्रोथ कर रही थी। कितने, 10% से ग्रो कर रही थी। ठीक है, अब वो 10% से तब ग्रो कर रही थी, और अब इस वक्त सपोज 221 222 222 इस ईयर में अभी हमारी अपकमिंग होगी शायद 5% से ग्रो कर रही है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसका कंपैरिजन किया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंटेज में गिवन होता है, इंडेक्स जो होता है, जो भी इंडेक्स नंबर से हम वेरियस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, वो गिवन होते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और उसके बाद हम करते हैं उसका कंपैरिजन। क्या करते हैं, उसका करते हैं कंपैरिजन। हम कहेंगे से फॉर एग्जांपल, ऐसा तो होता नहीं है यूजुअली, लेकिन मैं कहूंगा आपको यहाँ पे समझाने के लिए, बिहार की इकोनॉमी बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू जे एज कंपेयर टू जे की इकोनॉमी इतनी, और इसकी इकोनॉमी इतनी, या इसकी जीडीपी इतनी से ग्रो कर रही है, इसकी जीडीपी यहाँ से इतनी से ग्रो कर रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशन है। जब हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू था, जब हमारे पास एक परसेंटेज वैल्यू था, तब जाके हमने कंपैरिजन किया, होगी एक बात।
तो दूसरी बात होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। हेल्प्स इन फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज, हेल्प्स इन फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज। आई होप कि इसमें आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होगा क्या है ये। जब अलग अलग किस्म का डाटा सरकार के पास आएगा, जब अलग अलग किस्म के इंडेक्स सरकार के पास आएंगे, आए, ठीक है, उनको पता चला, अच्छा उनको पता चला कि हेल्थ सेक्टर में ये प्रॉब्लम है, हेल्थ सेक्टर में ऐसे ऐसे इश्यूज है, अच्छा हमारे एजुकेशन सेक्टर में ऐसे ऐसे इश्यूज है, ठीक है, अच्छा हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें ये इशू चल रहे हैं, ठीक है, अच्छा हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें ऐसा ऐसा इशू चल रहा है, ठीक है। तो वो उस डेटा को कंसिडर करके, वो उस डेटा को स्टडी करके वो क्या बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। अब अगर अब अगर ये इंडेक्स नंबर नहीं होगा, अब अगर ये इंडेक्स नंबर के मेजर्स नहीं होंगे, तो हम इंडेक्स का पता नहीं लगा पाएंगे, और जब इंडेक्स का पता नहीं लगा पाया तो पता चला मोदी जी ने हमारे गांव में 21 करोड़ रुपए खर्च किए और वहां पे रहते थे खाली 3 लोग, ठीक है। तो ऐसा मतलब वो ठीक नहीं रहेगा लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका एक ये यूज बनता है। बाकी आप पढ़ सकते हो यहाँ से, यूजफुल यूजफुल टू फ्रेम इकोनॉमिक एंड बिजनेस पॉलिसीज, एग्जांपल सीपीआई आर यूजफुल इन फिक्सिंग डियरनेस अलाउंस टू द एम्प्लॉयज। अब देखो ये एक पॉइंट है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ये डीए डियरनेस अलाउंस, शायद इसको उर्दू में या हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं, जो अभी 17% से चल रहा है, ठीक है। तो ये ये कैसे फिक्स किया जाता है, ये इसी प्राइस इंडेक्स से फिक्स किया जाता है। क्यों होता है, क्या है, इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को पता लगा लिया जाता है, उसके बाद अब महंगाई कितनी बढ़ती है, मनी का परचेजिंग पावर तो कम हो जाएगा ना, तो इसलिए उनको दिया जाता है डी ए दिया जाता है, डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं है कि इनको हम ऐसे देंगे वैसा देंगे वैसा देंगे, इसके पीछे भी एक मतलब बहुत सारे मेजर्स होते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनको कंट्रोल करता है, राइट। नेक्स्ट, यूजफुल इन डिफ्लेटिंग, यूजफुल इन डिफ्लेटिंग। अब जो इंडेक्स नंबर होता है, जो इंडेक्स नंबर होता है, इससे हम पता लगाते हैं कि जो भी हमारे पास रुपए है, जो भी हमारे पास पैसे है, उनका परचेजिंग पावर कितना है, उनका परचेजिंग पावर कितना है। से फॉर एग्जांपल इंडिया में आ गया बहुत इन्फ्लेशन, वैसे तो यहाँ पे स्टैगफ्लेशन चलता है ना, तो वही इंक्रीज कर गया, बेरोजगारी भी बढ़ गई और उसके अलावा क्या, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया स्टैगफ्लेशन बहुत ज्यादा। तो उस केस में क्या होता है, मनी की परचेजिंग पावर, जो आपके पास पैसे उनकी या परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। परचेजिंग पावर हो गया मतलब, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा एग्जांपल देके। सपोज पिछले साल पेट्रोल की कीमत थी 80 रुपये, 80 रुपये पिछले साल, ठीक है। और अब आ गया ये 2021, ठीक है। आज पेट्रोल की कीमत कितनी है, पेट्रोल की कीमत कितनी है यहाँ पे, 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये। तो हम एज्यूम क्या करके चलते, अगर मेरे पास पिछले साल भी 400 रुपये थे, इस साल भी मेरे पास 400 रुपये है, ठीक है। अब की बार मैं ला सकता हूं खाली 4 लीटर पेट्रोल 400 रुपये में, और उस टाइम मैं लाता था कितने, 5 लीटर पेट्रोल 400 रुपये में, 80 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना, परचेजिंग पावर क्या है, कम है। यहाँ पे जो मनी है ना, जो हमारे पास पैसे है, वो तो कांस्टेंट है, वो दोनों बराबर 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 है, ठीक है। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू अदर फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है, या हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन, सॉरी डिफ्लेशन नहीं आएगा, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। तो उसकी वजह से मनी का परचेजिंग पावर कम हुआ। तो सेम होता है, इसका इनवर्स भी होता है, जरूरी नहीं है कि हम इंडिया की एग्जांपल ले। आधे कंट्रीज में क्या होती है, मनी की परचेजिंग पावर ज्यादा होती रहती है, क्लियर। तो उसको भी कौन स्टडी करता है, उसको भी कौन, उसका भी एक डिफलेटर कौन है, इंडेक्स नंबर, क्लियर। नेक्स्ट, स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। अब ये स्पेशल टाइप एवरेज क्या होता है, एवरेज तो सुना था भाई, मीन मीडियन मोड, ठीक है, अर्थमेटिक मीन एवरेज वगैरह, ये तो एवरेज होता है। अब ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, हाँ, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बट जब हम एवरेज ले लेंगे तो हम सेम चीज़ों का एवरेज लेते हैं। अगर हम सिंपल एवरेज की बात करेंगे तो हम सेम चीज़ों का एवरेज लेते हैं। से फॉर एग्जांपल
अगर मैं आपको, मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स है, अब उनकी डिफरेंट डिफरेंट एज है, अब उनकी डिफरेंट डिफरेंट एज है, कोई 1 साल बड़ा, कोई 2 साल बड़ा, कोई 2 महीने छोटा, कोई 1 दिन बड़ा, ठीक है, ऐसी उनकी एज है। अब मेरे पास एक आदमी आ गया, अब मेरे पास एक आदमी आ गया, उसने मुझे बोला आपके क्लास की स्टूडेंट्स की एवरेज एज क्या है, एवरेज एज क्या है। तो मैं ये क्या यहाँ पे क्या करता हूँ, एज को ऐड करता हूँ, एज को सम अप करता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक है, डिवाइड करता हूँ, ये कितने लोग हैं, तो मुझे निकल के आती है इनकी एवरेज एज। लेकिन एवरेज तो मैंने निकाली, लेकिन क्या निकाली, एक ही तो यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट्स है ना वो सेम है, यूनिट्स जो है वो सेम है, या तो मतलब हम एज की ही बात कर रहे हैं, हम उनकी हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या हम उनके क्वालिटी अदर क्वालिटीज की बात नहीं करते, या हम इस चीज की बात नहीं करते कि वो कितना खाते हैं, ठीक है, हम एज की बात करें तो एज के लिए अलग एवरेज हो जाएगा, अगर हम उनके खाने की बात करेंगे तो खाने के हिसाब से अलग एवरेज होगा, अगर उनके पीने के हिसाब से, सॉरी पीने के हिसाब से नहीं, हाइट के हिसाब से बोलेंगे तो उसका एवरेज भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज ये अलग अलग, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है। क्यों स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, क्योंकि ये हम देते एक एग्रीगेट एवरेज देते, एक एग्रीगेट वैल्यू हम कैलकुलेट करते। अगर हम गुड्स के जो हमारे पास कमोडिटीज होते हैं उनके प्राइसेस का एक एवरेज निकालेंगे, एक एवरेज वैल्यू जिसको हम इंडेक्स नंबर या इंडेक्स कहेंगे, ठीक है, प्राइस इंडेक्स कहेंगे, वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करते, राइस का भी लेते हैं, हम क्या करते, वीट का भी लेते, ठीक है, हम टी का भी लेते हैं, हम कॉफी का भी लेंगे, हम शुगर का भी लेंगे, सारी चीजों का एक प्राइस हम ले लेंगे, अलग अलग ले लेंगे, और उसके बाद हम वहां से इंडेक्स नंबर या इंडेक्स प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइम जब आप ऊपर से नीचे तक देख के आओगे पीडीएफ तो आपको ये सारा रिकॉल हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। तो क्या क्या टाइप्स है, एक हो गया बेटा प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, ये किसको चेक करता है, जो रिलेटिव चेंज आती है ना प्राइसेस में, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज, जो रिलेटिव चेंजेस आती है प्राइसेस में, कमोडिटीज की प्राइसेस में जो रिलेटिव चेंजेस आती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर। और ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें पढ़ना है आगे होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो इतना आप यहां से याद रखो, अभी फिलहाल डिफिनेशन के लिए इतना ही समझ लो, क्लियर। नेक्स्ट दूसरा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब ये इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाता है, ये इंडेक्स जिसको हम क्वांटिटी इंडेक्स बोलते हैं, ये निकाला जाता है किसके लिए, क्वांटिटी के लिए। अब कौन सी क्वांटिटी, अब कौन से गुड्स, ठीक है, अब कौन से गुड्स, खाली वो गुड्स नहीं जो प्रोड्यूस हो गए हमारी कंट्री में, बल्कि वो गुड्स भी जो हमने परचेज किए अदर कंट्रीज से, फॉरेन से, ठीक है, और वो गुड्स भी जिनको हमने कंज्यूम किया एक फाइनेंशियल ईयर में या एक पीरियड ऑफ टाइम में, जिसको हमने कंज्यूम करके खत्म भी किया, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए जो इंडेक्स नंबर हम मेजर, जो इंडेक्स हम निकालते हैं उसी को कहते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर या क्वांटिटी इंडेक्स, सिंपली, राइट। नेक्स्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, जैसे कि मैंने आपको कहा प्राइस इंडेक्स नंबर हम निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के साथ, वहां पे निकल के आ जाएगा वैल्यू इंडेक्स नंबर, वहां पे आ जाएगा निकल के वैल्यू इंडेक्स नंबर। इतना यहां तक डन। अब हम आगे यहाँ से ये जो पॉइंट्स है यहाँ से एमसीक्यूज एक आपको क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी पे बेस्ड, तो ध्यान से समझेगा। पहला पॉइंट, पॉइंट्स एंड प्रिकॉशंस, हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है अगर हम इंडेक्स नंबर को मेजर करते हैं या उसको कैलकुलेट करते हैं, तो या हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को निकालते हैं। पर्पस, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पस, पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप प्राइस का निकाल रहे हो, आप क्वांटिटी का निकाल रहे हो, या आप वैल्यू इंडेक्स निकाल रहे हो, इतना ही नहीं बल्कि बल्कि आपका पर्पस क्या है, आप किस काम के लिए ये इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो,
निकाल रहे हो, इसको मेजर कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप हेल्थ सेक्टर में जाओगे तो कोई पॉलिसी बनानी होगी तो उसका पर्पस अलग होगा, ठीक है। आप आप सेंसस करते हो, आप सेंसस करते हो, या आप एनएसएस हो, हम देखते हैं सीएसओ, वो क्या करते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, उनको क्या लाना होता है, डाटा लाना होता है, ठीक है। अब वो उसको जब कैलकुलेट करते हैं, उसको इंडेक्स नंबर के अलग 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 मेजर से उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उनका भी पर्पस भी क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले जो पर्पस होगा वो डिटरमाइन होना चाहिए। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड। हाँ, अब आगे बात बेस पीरियड की। अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो पी नॉट बोलते हैं, क्वांटिटी की बात करेगी तो क्यू नॉट बोलते हैं। अभी बेस पीरियड या बेस ईयर होता क्या है, होता क्या है, ठीक है। अगर मेरा जैसा इलिटरेट बंदा जाएगा बेस पीरियड को तय करने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए, वो बोलेगा अरे यार रखो कोई भी, अपने को क्या है, ठीक है, अपनी तो कट रही है अच्छे से, तो कोई भी ईयर रख लो। लेकिन इसमें स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो हम एक बेस ईयर वो ईयर लेते हैं ना, जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं हुई हो, या जिसमें क्वांटिटी फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं हुई हो, ठीक है, यानी कि जिसमें गड़बड़ नहीं हुई हो, शॉर्ट में आप समझो, ठीक है। अगर हम जीडीपी की ही बात करेंगे, अगर हम जीडीपी की बात करेंगे, जो हमारी होती है रियल जीडीपी, उसमें अगर हम बेस ईयर लेते तो वो कौन सा बेस ईयर लेते हैं, कौन सा बेस ईयर लेते हैं, 2011 2012 आई थिंक सो, ठीक है। 2011 2012 हम बेस ईयर लेते। क्यों लेते उसको बेस ईयर, क्यों लेते उसको बेस ईयर, क्योंकि माना जाता है कि वो एक बैलेंस्ड ईयर था, वो एक नॉर्मल ईयर था, उसमें ज्यादा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस नहीं हुए थे। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या हम कोविड-19 वाले साल को कभी बेस ईयर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि वहां से अगर कोई भी रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा नहीं मिलेगा, वो ठीक नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या थी, एक इकोनॉमिक मतलब फ्लक्चुएशंस थी, ठीक है, इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज। अब यहां पर भी केयरफुल रहना पड़ता है कि हम सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज तो करते, कितनी कमोडिटीज हम लेते, कहीं हमारा सैंपल साइज बड़ा तो नहीं है, कहीं हमारा सैंपल साइज जरूरत से छोटा तो नहीं है, या हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर की कमोडिटीज तो नहीं ज्यादा ले रहे। सपोज आप देख रहे हो गिफन गुड्स होते हैं, लग्जरी आइटम्स या गुड्स होते हैं, और भी बहुत प्रकार के गुड्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल गुड्स एंड सो ऑन। तो कहीं हम इनके साथ तो कहीं पे कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहे। अगर हमें एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, अगर हमें एक अच्छा इंडेक्स कैलकुलेट करना है, चाहे वो प्राइस का हो या क्वांटिटी का हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट कमोडिटीज को लेना है। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है, रियल लाइफ से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 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 हमारे पास एक चैलेंज रहता है, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट्स, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट्स। तो फंस गए आप, वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट होता है जैसे हम राइस लेंगे, राइस लेंगे, ठीक है, हमने एक कमोडिटी ली राइस। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है, हमने ली सपोज 100 kg, 100 kg हमने ले ली, ठीक है, राइस यहाँ पे। तो जो ये 100 इसका हुआ ना, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इसी को कहते हैं वेट, इसी को कहते हैं वेट। ये वो फिजिक्स वाला या साइंस वाला वेट नहीं है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम वेट। क्लियर? तो इसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज का वेट ज्यादा लेंगे और किसी चीज का वेट कम लेंगे, तो जो पहला वाला चीज है, जो पहला वाला गुड है, वो इफेक्ट करेगा हमारे ओवरऑल एवरेज को, हमारे ओवरऑल इंडेक्स को। क्लियर? नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्राइट एवरेज। हम अगर कोई एवरेज निकाल रहे हैं जो हमें इंडेक्स नंबर के लिए ज़रूरी है, तो वो कौन सा है, हमें अप्रोप्राइट से सिलेक्ट करना है। कौन सा है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो हमें यहाँ पर भी केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, हम अगर कोई मेथड लगाते हैं, हम अगर कोई मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी एक अप्रोप्राइट होना चाहिए, वो भी एक अप्रोप्राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें टाइप 1 मेथड लगाना था, हमने टाइप 2 लगाया लगाया, और तो कुदरती जब हम
एक गलत तरीके से इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे या इंडेक्स को फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें गलत रिजल्ट देगा, वो हमें गलत रिजल्ट देगा। तो वहां पर भी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वहां पे एक अप्रोप्रिएट मेथड की सिलेक्शन करें। ठीक है, बहुत सारे हैं इंडेक्स नंबर में, लेकिन आपके लिए मेन जो है वो खाली तीन है। एक हो गया लेस्पायर, पास्ची एंड फिशर्स। ठीक है, इंडेक्स नंबर। आपको ये तीनों की तीनों इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ तक, किस लेवल तक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लिमिटेशंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। अब इसकी अपनी लिमिटेशंस है। वैसे तो इस दुनिया में कोई ऐसा ना कोई ऐसा शख्स है, ना कोई ऐसी शय है, ना कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, जिसके अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ना हो। तो वैसे ही ये जो हमारा इंडेक्स नंबर है इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। क्या होता है? जनरली बेस्ड ऑन सैंपल। ये किस पे बेस्ड होता है? सैंपल पे बेस्ड होता है। अब सैंपल क्या होता है? अब सैंपल क्या होता है? से फॉर एग्जांपल हमने सेबों का चेक किया, हमारे पास एक सेब का ट्रक आ गया, ठीक है। तो अब तुम्हें एक ट्रक तो पूरी नहीं खाओगे ना, चेक करने के लिए कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ये कैसी सेब है। तो मैं क्या करूँगा, 2 या 3 सेब उठाऊंगा। अब मैंने वहां पे 2 या 3 सेब उठाए। ये जो 2 या 3 सेब मैंने उठाए ना खाने के लिए, ठीक है, इसको हम कहेंगे सैंपल। क्या कहेंगे? सैंपल। ये एक ट्रक है, ठीक है, बड़ी सी सेब की ट्रक। अब देखो, देखो बेटा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ये जो 3 एप्पल मैंने ले लिए यहाँ से, ठीक है, हो सकता है ये डिफेक्टिव हो सकता है ये 3 एप्पल इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो और ये बाकी सारे अच्छे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर आ गया, स्टैंडर्ड एरर आ गया। ठीक है, और जो हम रिजल्ट देंगे ना वो तो सैंपल पर बेस्ड होगा, वो तो इस सैंपल पर बेस्ड होगा। जो हम रिजल्ट देंगे, जो हम इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमें वहां पे गलत रिजल्ट दे सकता है। तो इसीलिए लिखा है जनरली बेस्ड ऑन सैंपल्स। ठीक है, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि सैंपल से हमें एक मतलब 100% एक्यूरेट वैल्यू पता चले। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है बाकी सारे डिफेक्टिव हैं और ये 3 दुकानदार ने, जनरली वो रेडे वाले क्या काम करते हैं, अच्छे अच्छे से ऊपर रखते हैं, ठीक है, सजा के, ताज़ा ताज़ा वो दिखते दिखते फिर जब इंसान उनसे लेता तो पता नहीं वो कैसे होते बाद में। खैर छोड़ो उस बात को। तो यहाँ पर भी धोखा लग सकता है, और जब धोखा 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 लग गया तो क्या होगा, जो हम इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे वो हमें एक रॉन्ग रिजल्ट देगा। ठीक है, क्लियर? ये एक अप्रोक्सीमेट इंडिकेटर होता है। इंडेक्स नंबर एक अप्रोक्सीमेट इंडिकेटर होता है, जो हमें इंडेक्स निकालना, ठीक है, ये हमारे लिए एक अप्रोक्सीमेट इंडिकेटर होता है। अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग के हिसाब से, लमसम के हिसाब से, लगभग के हिसाब से। ये एक्यूरेट नहीं होता है, ये 100% इसकी एक्यूरेसी नहीं होती है। ये ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ऐसा ही बिल्कुल 100% है। क्लियर? नेक्स्ट, थोड़ा सा पानी पीता हूँ। नेक्स्ट, इग्नोरस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इग्नोरस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब जब हम प्राइसेस की बात करेंगे ना, हम तो ऐसा नहीं चेक कर रहे हैं ना कि मतलब कौन चीज़ कैसी है, उसके बीच में घुस रहे, उसमें केमिकल्स देख रहे, उसमें वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह चेक करते हैं। ऐसा तो नहीं है। हम सिंपली या तो उसकी क्वांटिटी लेंगे, या तो हम उसकी क्वांटिटी लेंगे, या तो उसके प्राइसेस लेंगे। ठीक है, प्राइस लेंगे। अब अगर क्वालिटी की बात गई रही तो क्वालिटी गई तेल लेने, हमें क्या करना है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये इंडेक्स नंबर कहीं ना कहीं ऐसा होता है इसमें कि क्वालिटी को इग्नोर किया जाता है, क्वालिटी को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्टेड फॉर वन पर्पस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पस। ये मैंने आपको बताया कि अगर हम इंडेक्स नंबर किसी एक पर्पस के लिए निकालेंगे, वो हम दूसरे पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों के इनपुट्स अलग अलग हो सकते हैं, दोनों का डेटा वेरी कर सकता है। ठीक है, दोनों की मेथड्स वेरी कर सकते हैं। एक को सपोज हमने फिशरीज से कैलकुलेट किया, एक को हमने पास्ची वाले मेथड से कैलकुलेट किया। ठीक है, एक का डेटा ए टाइप है, दूसरे का डेटा बी टाइप है। तो इसका रिजल्ट अगर आ जाएगा एक्स टाइप, तो इसका वाई टाइप। तो क्या हम ये एक्स वाई की जगह रिप्लेस कर सकते? नहीं कर सकते, इसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं इंडेक्स नंबर अगर किसी वन पर्पस के लिए हमने फाइंड आउट किया है, निकाला है, कैलकुलेट किया है, उसको हम दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, मेथड्स।
या हम कहेंगे मेथड्स टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, मेथड्स टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। इसके दो बड़े कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक हो गया अनवेटेड, दूसरा हो गया वेटेड। ठीक है, तो आज मैं आपको कवर कराऊंगा अनवेटेड वाला। तो वेटेड वाला देखेंगे अगर मैं आपको पढ़ा होगा, वैसे आई डोंट थिंक कोई गारंटी है मेरी, तो बट सेटल में देखूंगा, अगर मैंने पढ़ा है तो मैं आपको ये पढ़ा होगा। आज हम देख लेंगे वेटेड, अनवेटेड में क्या क्या आता है। एक को हम कहते हैं सिंपल एग्रीगेट, दूसरा होता है सिंपल एवरेज या प्राइस रिलेटिव। सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव, ये मैंने ऑफ लिखा है, मिस्टेक है। ठीक है, सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव। अब ये बेटा प्राइस रिलेटिव क्या होता है? प्राइस रिलेटिव देखो, एक एक वर्ड को क्लियर करके जाओ। ये प्राइस रिलेटिव मतलब हो गया रिलेटेड प्राइस। रिलेटेड प्राइस किसी आर्टिकल का, कोई आर्टिकल है हमारे पास, 2018 में इसकी प्राइस एक्स थी, 2020 में इसकी प्राइस वाई है, तो जो ये प्राइस इसकी चेंज हुई ना, जो इसकी प्राइस चेंज हो गई, तो इसी को कहते हैं रिलेटिव प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, या रिलेटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। क्लियर? नेक्स्ट, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये जो है ना फार्मूला, ये मैंने आपको बोला था कि ये आप फार्मूला याद रखना, बाकी सारे फार्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन मैं आपको वो कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो करंट ईयर के प्राइसेस है, प्राइसेस जो करंट ईयर के है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। लेकिन क्या प्राइसेस? सम, प्राइसेस के सम। तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें जो इंडेक्स चाहिए ना, प्राइस इंडेक्स, वो हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ताकि हम दिखा सके कि जो हमारा प्राइस इंडेक्स है वो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर और एज कंपेयर टू बेस ईयर। ठीक है, तो यहां से देख लेना, खुद पढ़ सकते हो, कोई उसमें वो है नहीं। क्लियर? तो ये P01, P01, P stands for price index number and 01, 1 stands for current year with respect to base year। ठीक है, बेस ईयर के रेस्पेक्ट में हम करंट ईयर के प्राइसेस का पता लगाते, उनका इंडेक्स मेजर करते, तो उसी को हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। क्लियर? नेक्स्ट, लिमिटेशंस होते हैं इसके, अब कुछ अपने लिमिटेशन है, लाइक relative importance of the commodities are not taken into account। जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ने, जो अदर रिलेटिव इंपॉर्टेंस है, सपोज फॉर एग्जांपल एक एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उसकी प्राइस है 10 रुपये, दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास, दूसरा दूसरा एक आर्टिकल हमारे पास है, उसकी प्राइस है 20 रुपीज, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी खराब है। ठीक है, इसकी प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी इसकी क्वालिटी खराब है और इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अब जो इसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस है ना, क्वालिटी वाला कंसेप्ट, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? प्राइस वाला कंसेप्ट लेते हैं, हम उसको मतलब वहां पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये एक इसका एक लिमिटेशन है इंडेक्स नंबर का। दूसरा, हाईली प्राइस्ड आइटम्स इन्फ्लुएंस द इंडेक्स नंबर। जो हाईली प्राइस्ड आइटम्स होते हैं ना, वो इंडेक्स नंबर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, हम राइस का केजी लेते हैं, सपोज राइस का केजी लेते हैं हम 100 रुपये। ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट है, हालांकि ये तो स्पेशल टाइप का एवरेज है, तो हम उसके साथ लेंगे सपोज गोल्ड। ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, बट एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। गोल्ड, और उसकी 1 केजी की कीमत है, इसका भी 1 केजी हम लेंगे, इसकी कीमत है सपोज 100 लाख रुपए या 1 करोड़। 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़। अब देखो जब हम इनका एवरेज निकालेंगे ना, वो बन जाएगा समथिंग ऐसा कि 100 + 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2, तो 50 करोड़ प्लस 50 रुपीज, 50 करोड़ और 50 रुपए हमारा एवरेज वैल्यू निकल के आएगा। अब देखो, ये जो हाईली प्राइस्ड आइटम है ना, इसने एवरेज को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, इसने एवरेज को इन्फ्लुएंस किया यहाँ पे। क्यों किया? क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है। क्लियर? नेक्स्ट हम देख लीजिए सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड। अभी टाइम कितना हुआ? सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड। दूसरा है जो हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, प्राइस रिलेटिव किस तरह से निकालते हैं, उसका हम एवरेज निकालते हैं। अब प्राइस रिलेटिव का भी जब हम एवरेज निकालते हैं, उसको कहते हैं सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक हो गया अर्थमेटिक मीन, जो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल भी नहीं है ज्योमेट्रिक मीन, इसको आप छोड़ सकते हो। क्लियर? तो इसकी अगर हम फॉर्मूला की बात करेंगे, P01 यानी कि प्राइस इंडेक्स,
इक्वल्स टू समेशन ऑफ P1 और P0 इंटू 100 अपॉन n होल डिवाइड n। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है याद रखने में, मैं आपको समझाऊंगा। वहां पे जो हमें फार्मूला थी सिंपल प्राइस इंडेक्स की, वो क्या थी, समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाइड बाई n, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल इसलिए ऊपर नीचे आपको समेशन का साइन दिख रहा है। अब ये सिंपल नहीं है हम कहेंगे ये उल्टा बंदा है, क्या कैसे, समेशन P1 बाई समेशन को दो हिस्से P0, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसका भी एवरेज यानी कि n से डिवाइड। अब n क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, आगे मैं बताऊंगा। एडवांटेजेस वही है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम प्राइसेस, इक्वल इंपॉर्टेंस, इसमें इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, हर एक आइटम की, तो ये एक इसका एक एडवांटेज है। प्राइस रिलेटिव्स आर प्योर नंबर्स, जो भी प्राइस रिलेटिव्स होते हैं ना उनको प्योर नंबर कहते हैं। अगर आपको कल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऐसा, प्योरेस्ट नंबर ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होता है, वहां पे ऑप्शंस गिवन होंगे, तो उस केस में आपका आंसर रहना चाहिए प्राइस रिलेटिव। क्या आंसर होना चाहिए, प्राइस रिलेटिव आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू आप इनको बेटर अंडरस्टैंड करोगे। ये थ्योरी वाला रटा वाला ये भी छोड़ दो। तो लिमिटेशंस खुद देख लेना, वही लिमिटेशन है, सेम है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे जो मैं आपको समझाऊंगा। अगर एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, कयामत तक नहीं आएगा, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है और JKS भी कभी ऐसा क्वेश्चन सेट करने वाला नहीं है। बस ये मैंने इसलिए यहाँ पे सॉल्व करवाया ताकि आप इसको समझो, और क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सपोज मुझे करना है इस डाटा के लिए, ये जो आपको बॉक्स में 3 बॉक्स दिए होंगे ना, तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये खुद कैलकुलेट करना पड़ता है, ये वाला खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है, इंडेक्स निकालना है, कौन कौन से मेथड से, 2 मेथड, सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एवरेज या प्राइस रिलेटिव मेथड। अब बेटा देखो, सिंपल एग्रीगेट मेथड से क्वेश्चन तो यहीं तक सॉल्व हुआ, ये करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सिंपली इन सब को ऐड करना है, बेस ईयर क्वांटिटी को ऐड करना है, बेस ईयर प्राइसेस को ऐड करना है। ये हो गई क्वांटिटी, सपोज ये राइस है, ये चावल है, ये आटा है, ये तेल है। ठीक है, तो ABCD मैंने क्वांटिटी कॉमोडिटीज का नाम लिखा है यहाँ पे। इनको सम करना है, समेशन ऑफ P0 80, ठीक है, समेशन ऑफ P1 100, बस यही है। करंट ईयर नीचे बेस ईयर मल्टीप्लाई 100, आंसर निकल के आ गया। अब जब हमारा आंसर निकल के आ गया, वो आ गया 125। ठीक है, अब हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना पड़ता है, परसेंटेज में। तो 125 100 से कितना बड़ा है, 100 से कितना बड़ा है, 25 बड़ा है ना, तो हम कहेंगे प्राइसेस बढ़ गई, कितने कितने 25% प्राइसेस बढ़ गई विद रेस्पेक्ट टू 2015 यानी कि बेस ईयर। अब दूसरा वाला मेथड सिंपल एवरेज या प्राइस रिलेटिव मेथड कैलकुलेट करना लिटिल बिट डिफिकल्ट है, बट जो ये P1 बाई P0, ठीक है, इंटू 100, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो R से, किससे, R से, R फॉर रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव। ठीक है, अब जब इसको समेशन आप लगाओगे ना, ये वाली टर्म समेशन लगाओगे, तब आप यहां पर भी समेशन लगाना। क्लियर, मैं आपको बताऊंगा। ये होता है बराबर करंट ईयर प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइसेस। यहाँ पे देखो बेटा, करंट ईयर प्राइसेस कितने हैं, 20, बेस ईयर प्राइस कितने हैं, 10, कॉमोडिटी A की। ठीक है, तो 20 ऊपर 10 नीचे, मल्टीप्लाई 100 से 200 आएगा। सेम 40 ऊपर 20 नीचे, 100 से ज़रब 200, 30 ऊपर 30 नीचे, 100 से ज़रब 100 ही आएगा, 10 ऊपर 20 नीचे। ठीक है, तो सॉल्व करोगे 50 आएगा। अब मैंने हर एक कॉमोडिटी, यहाँ पे आपके डाउट सारे क्लियर हो इसलिए मैंने, देखो ये इंक्रीज होते हैं प्राइसेस, ये भी इंक्रीज होते हैं प्राइसेस, यहाँ से कांस्टेंट रहते हैं प्राइसेस, यहाँ से डिक्रीज रहते हैं प्राइसेस। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। अब क्या करना है, जो आपके प्राइस रिलेटिव्स निकले, जो आपका ये R निकला है ना, R, इसका करना है सम। आप जब इसका सम करोगे ना तो वो बन जाएगा समेशन ऑफ R। समेशन ऑफ R ये रिप्रेजेंट करता है सम को। ठीक है, ये Z जो दिख रहा है इसका मतलब सम होता है। अब आपने इसका सम किया, वो निकला कितना,
550 बस इसको आपको डिवाइड करना है इस n से, n, ठीक है, यानी कि टोटल कमोडिटीज कितनी है, तो वहां आपको निकल के आ जाएगा सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। बोलो इजी है ना, आराम से, ठीक है, लेकिन इतना भी हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब एग्जाम में क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम चांस है वैसे, लेकिन अगर आया भी तो वो ऐसा होगा, कहता है बेस ईयर की प्राइस 8,000, ठीक है, 8,000 बेस ईयर की प्राइस, करंट ईयर की प्राइस 12,000, फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर आपको निकालना है, ठीक है। तो वो क्या हम करेंगे, हम 12,000 करंट ईयर ऊपर, बेस ईयर नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, निकल के आ जाएगा 150, वो आपका प्राइस इंडेक्स। सिमिलरली यहाँ पे बेस ईयर के प्राइसेस 520, करंट ईयर के प्राइसेस 390। अब 390 करंट ईयर यानी कि ऊपर, बेस ईयर यानी कि नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 से, तो 75 आपका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट, इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो बस बिल्कुल हवाई में हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी कंसेप्ट्स अच्छे होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, बेस ईयर की प्राइस इतने, करंट ईयर की प्राइस इतनी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो उसका इंडेक्स 100 ही आता है, तो इसका नो चेंज आएगा, 100 से ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट, अब ये दूसरे वाले कंसेप्ट पर मैंने लिए हैं 3 क्वेश्चंस आगे। द टोटल सम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स ऑफ 100 डिफरेंट कमोडिटीज इज 25,000, फाइंड प्राइस इंडेक्स। जैसे कि मैंने किया, ठीक है, सम लिखा है ना, तो समेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स यानी कि आर, ठीक है, ऑफ 1000 यानी कि एन है, सॉरी 1000 नहीं 100 है, एन है 100, तो कितने हैं ये 25,000, 25,000, बस डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करना 100 से, नहीं सॉरी 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस डिवाइड करना है, तो निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे ये क्या हुआ, प्राइसेस जो हुए वो इंक्रीज हो गई, कितने 150%। नेक्स्ट, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ सकता है कभी, तो ये आप देख लेना, ठीक है, ये भी आप अब खुद देख लेना, मैं आपको देखता हूँ आपको समझ आया कि नहीं। सो बाकी आप मेहनत करते रहिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आराम से हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करो, पूरा स्टैटिस्टिक्स निपट जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ, अगर मैंने पढ़ा है तो मैं JSA लेवल तक का पढ़ा होगा, ठीक है, यानी कि एफ फाइनेंस के लेवल से थोड़ा लेवल अप रहेगा, ठीक है, तो आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और इतना तो मुझे भी लगता है कि शायद मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ ऐसे मोबाइल पे। यूजुअली चाहे मैथ्स की बात करो मैं, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करो, या रीजनिंग की बात करो, या स्टैटिस्टिक्स, यही 4 सब्जेक्ट्स में यूजुअली पढ़ाता हूँ। तो ये सारे मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, वाइट मार्कर बोर्ड होता है, तो उस पर पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट रह सकता है, बट मे बी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मुझ में आ जाए, मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको एक्सप्रेस कर सकूँ, अपने आइडियाज़ को लॉजिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ। बाकी आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए और मुझे भी दुआ करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।